हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू सीरीज फॉर पीएसआईआर मेंस। इस सीरीज का पर्पस है ऐसी हाई इम्पैक्ट थीम्स कवर करना जो कि ऑलमोस्ट हर साल रिपीट होती हैं। ठीक है। इन थीम्स को एनालाइज कर कर इनको पढ़कर यू विल बी गेटिंग द बेसिक कंटेंट प्लस वैल्यू एडिशन कंटेंट, जैसे कि स्कॉलर्स कैसे यूज करने हैं, कोड्स कैसे यूज करनी है, उनकी बुक्स कैसे यूज करनी है। ठीक है। तो एक बार जब तुम्हें ये बेसिक कंटेंट मिल जाएगा, यू विल बी एबल टू राइट आंसर्स विद ईज। बहुत ही आसानी से यू विल बी एबल टू राइट योर पीएसआईआर के आंसर्स। ठीक है। इसके साथ आई विल बी टेलिंग यू अ ट्रिक। इस ट्रिक को यूज करके ना तुम अपने पेपर 2 में मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो। बहुत इजी चीज है वो। ठीक है। इतनी सिंपल ट्रिक है, उसको अप्लाई करके यू कैन इंक्रीज योर मार्क्स इन पेपर 2 बहुत आसानी से। ठीक है। और स्पेसिफिकली मेरा फोकस रहेगा पेपर 2 पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को आती है पेपर 2 में। एंड पेपर 2 इज़ वेरी वेरी इजी, ट्रस्ट मी। जितना टाइम पेपर 1 कंप्लीट करने में लगता है ना पढ़ते हुए, उसके अगर 20 दिन लगते हैं हमें 1 ए 1 बी कंप्लीट करने में, तो पेपर 2 ए कैन बी डन इन ईजिली इन 7 to 8 डेज। ठीक है। उसका कॉस्ट बेनिफिट इतना ईजी है और हर साल वो सिमिलर थीम्स रिपीट करता है, सिमिलर क्वेश्चन आते हैं। तो अगर तुम्हें एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई ना और बेसिक कंटेंट तुम्हारे पास आ गया, तो तुम कोई भी आंसर बिल्कुल आसानी से लिख सकते हो। वहाँ बस तुम्हें क्या करना है, ये कीवर्ड्स और बेसिक जो थ्योरीज हैं वो अपने आंसर्स में यूज़ करने हैं और उस आंसर्स को अपनी लैंग्वेज में बनाकर लिखना है। और ट्रस्ट मी, ये बहुत बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है एंड सबसे ईज़ी चीज़ है। अगर तुम जीएस और पीएसआईआर भी मिला लो ना, तो सबसे ईज़ी पार्ट है 2A। तो ऐसे ही कुछ हाई इम्पैक्ट थीम्स अब हम कवर करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारी थीम नंबर 1 से, जो है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। अब पहले बेसिक इंट्रोडक्शन देख लो जो तुम अपने आंसर्स में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। ठीक है। डेफिनेशन आ गई। डीपनिंग, वाइडनिंग एंड स्पीडिंग अप ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस ड्रिवन बाय ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड मूवमेंट ऑफ पीपल। या ये यूज़ कर लेना, या फिर कोई बढ़िया सा लाइन ये जुमले वाली है तो ये यूज़ कर लेना। इट इज़ लाइक अ वेव्स ऑफ ओशन इंटरैक्टिंग विद ईच अदर एंड अफेक्टिंग ईच अदर एट द सेम टाइम। अब ये कीवर्ड्स कुछ हैं तुम्हारे आंसर्स में आने चाहिए। केनिची हुएम ने इसे बोला कि ग्लोबलाइजेशन है बॉर्डरलेस वर्ल्ड, और मार्शल मैक्लुहान ने बोला वर्ल्ड बिकमिंग अ ग्लोबल विलेज। इसके अलावा देखो ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट कब हुई, अगर हम हिस्ट्री देखें तो सिल्क रूट से ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुई थी। ठीक है। तो ओरिजिन कैन बी ट्रेस टू सिल्क रूट। अब प्रेजेंट जो चल रही है दैट इज ग्लोबलाइजेशन 4.0 विच कोइंसाइड्स विद फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। प्लस अब हमारा सिलेबस क्या कहता है, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या हुआ डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज पे। ठीक है। तो इसीलिए जो हम अभी आगे देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट हुआ, तो इसीलिए ग्लोबलाइजेशन को बोला जाता है डबल एज स्वॉर्ड, बिकॉज इट इज अ मल्टी डायमेंशनल एंड मल्टी फेसेटेड फिनोमिना। सो प्लीज यूज दीज कीवर्ड्स, अपने कीवर्ड्स को आंसर्स में डाल कर आना। अब जो हमारा प्रेजेंट मॉडल है ग्लोबलाइजेशन का, दैट इज कॉल्ड नियोलिबरल मॉडल। नियोलिबरल पता है, नियोलिबरलिज्म वॉशिंगटन कंसेंसस 1991 के बाद आ गया। ठीक है। इट इज ड्रिवन बाय कैपिटल, गुड्स, सर्विसेज एंड पीपल। इसको ये भी बोला जा सकता है मैकडोनलाइजेशन या फिर गोल्डन आर्चेस थ्योरी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो प्रेजेंट मॉडल इज नियोलिबरल मॉडल। ठीक है। इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट किसे हुआ, नियोलिबरल मॉडल का, वेस्ट से। तो ये चला हमारा ऑलमोस्ट 2008 तक, जब 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। इसके बाद वेस्ट पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ना स्टार्ट हो गया। अभी आगे हम डिटेल में देखेंगे। अब ये हो गई हमारी बेसिक, जिसको हम अपना आंसर इस इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं और ये इनमें से कुछ कीवर्ड्स और चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। तो ये हमारा स्टार्टिंग पैराग्राफ बन जाएगा। फिर अब ग्लोबलाइजेशन के सपोर्टर्स कौन सा है, सपोर्टर में खाली एक ही है, इसका नाम अच्छे से रट लेना। जब भी तुम्हें चाहे पूछा है इम्पैक्ट क्या हुआ कुछ भी, तो तुम्हें हमेशा दोनों साइड दिखानी होती है यूजुअली, एक क्रिटिक्स की साइड और एक पॉजिटिव साइड। तो इसमें हमेशा इनका नाम और ये बुक का नाम आना ही चाहिए। तो जगदीश भगवती ने क्या बोला, डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन बुक है उनकी। ही डिड अ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो उन्होंने बोला कि इनइक्वालिटी कम हुई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी एंड ब्ला ब्ला ब्ला, यही सारी चीजें बता दी उन्होंने सिंपल। उसके अलावा बाकी लिबरल्स भी सपोर्ट करते हैं ग्लोबलाइजेशन को, बिकॉज जैसे कि फ्रांसिस फुकुयामा, फिर गोल्डन आर्चिस से क्या हो गया, पीस एंड प्रोस्पेरिटी आई, ऐसा लिबरल्स का मानना है। फिर एक ये बढ़िया सी लाइन है दैट यू कैन यूज इन कंक्लूजन, या कंक्लूजन से पहले, कि ग्लोबलाइजेशन इफ प्रॉपरली गवर्नड इज द मोस्ट पावरफुल टूल टू अचीव सोशल गुड। अगर GS1 में भी ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है उससे इम्पैक्ट से, तो यू कैन यूज वहां पर भी इसको। ठीक है।
तो इट इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल टू अचीव सोशल गुड, ऐसा मानना है लिबरल्स का। एंड ये बोलिए जगदीश भगवती ने। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जो है इसका क्रिटिक। अब देखो, ये 3 हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्रिटिक्स ग्लोबलाइज़ेशन के, और इन्हीं के बेसिस पर हम आगे समझेंगे कि कैसे उसका इम्पैक्ट पड़ा डेवलप्ड कंट्रीज़ पे और डेवलपिंग कंट्री से। और अभी जैसे ये मैं क्रिटिक्स बताऊँगा ना, इसके बाद तुम्हें एक बहुत ही सही ट्रिक बताऊँगा। उस ट्रिक को यूज़ कर कर तुम अपने मार्क्स बढ़वा सकते हो इन 2 एक-एक क्वेश्चंस में, ठीक है? मैं दिखाऊँगा कैसे वो ग्लोबलाइज़ेशन वाले पार्ट में लगेगी। तो अब देखो, तो सबसे पहला क्रिटिक किसने किया है? इमैनुअल वॉलस्टीन ने, ठीक है? इमैनुअल वॉलस्टीन ने वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी दी, इंस्ट्रूमेंटल मार्क्सिस्ट, डिपेंडेंसी स्कूल। उसने क्या बोला कि इट हैज़ बेनिफिटेड कोर और सेमी पेरिफेरीज एट द कॉस्ट ऑफ पेरिफेरीज। बेसिक, फिर इट हैज़ रीच्ड इट्स स्वैन सॉन्ग एंड रीच्ड इट्स नेमेसिस, इट इज़ गोइंग थ्रू इट्स पिंसर मूवमेंट। उसके बाद क्या बोला कि इट इज़ नथिंग बट एन ओल्ड कैपिटल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ 17th सेंचुरी। ये बेसिक हमारा मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म आ गया फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मार्क्सिस्ट। किसने दिया? इमैनुअल वॉलस्टीन ने। फिर उसके बाद देखो, नोम चॉम्स्की ने बोला कि ग्लोबलाइजेशन खाली डेवलपिंग कंट्रीज को ही इम्पैक्ट नहीं कर रही, इवन की वेस्ट यानी कि यूएस की बात अगर हम करें, दैट इवन दैट अमेरिका इज अफेक्टेड बाय ग्लोबलाइजेशन बिकॉज अमेरिकन्स आर गोइंग टू वॉर। एंड उसका मानना है दे आर गोइंग टू वॉर बिकॉज इट बेनिफिट्स कैपिटलिस्ट एंड उधर की आर्म्स इंडस्ट्री। तो उसने, नोम चॉम्स्की ने दिखाया है कि इवन अमेरिकन आर बीइंग अफेक्टेड बाय ग्लोबलाइजेशन, ठीक है? उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आता है, ये दोनों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वॉलस्टीन का और रमेश ठाकुर का। उनकी बुक क्या है? द डार्क साइड ऑफ ग्लोबलाइजेशन। उसमें उन्होंने बोला है, दोनों पे इम्पैक्ट दिखाया, डेवलप्ड कंट्रीज पे भी, डेवलपिंग कंट्रीज में। फिर बोला दैट इट इज़ नॉट जस्ट एंड ऑफ हिस्ट्री, इट इज़ एंड ऑफ ज्योग्राफी। फिर उन्होंने दिखाया कि उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। देखो, सोशो इकोनॉमिक राइट्स वीकेंड हुई, प्रॉपर्टी राइट्स राइज हुई, इम्पैक्ट ऑन सॉवरेनिटी एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सॉवरेनिटी। अब तुम ऐसे पॉइंट्स लिखोगे वहां पर, तो इसके साथ तुम्हें एग्जाम्पल जरूर लिखना है। अब जैसे हम अफ्रीका का एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो अफ्रीका में क्या देखने को मिल रहा है? नियो कॉलोनियलिज्म देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो स्टेट की सॉवरेनिटी कम होती जा रही है, एमएनसीज आकर रोल प्ले कर रही हैं, इसके साथ साथ नियो कॉलोनियलिज्म की राइज हो रही है। उसके बाद उसने क्या बोला? देयर इज अ राइज ऑफ अनसिविल सोसाइटी। ये कीवर्ड जरूर लिख कर आना जब भी वो इम्पैक्ट पूछेगा। अनसिविल सोसाइटी माने कि जैसे कि ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम्स हो गए, गन रनिंग, ट्रैफिकिंग, इन सब का राइज देखने को मिल रहा है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, ठीक है? सिंपल एग्जांपल्स के साथ इसको लिख कर आना वहां पर। अब आगे मैं दिखाता हूँ तुम्हें जो ट्रिक की बात की मार्क्स बढ़ाने के लिए, ठीक है? अब हम ये जनरल पर्सपेक्टिव तो, जनरल आर्ग्यूमेंट्स तो लिखेंगे ही, बट अगर हमें अपना कोई आर्ग्यूमेंट पुट फॉरवर्ड करना है, जैसे कि सिंपल मान लो तुमने बोला कि उससे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ रही है, तो लिख दो एज पर मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, या फिर अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट या नियो मार्क्सिस्ट लाइक थॉमस पिकेटी has shown in his book Capital in 21st Century, there has been a phenomenal rise in inequalities due to globalization. Simple point. फिर further, feminist scholars like Arundhati Roy have shown that it is nothing but a mutant variety of colonialism. It has eroded democracy, spoiled environment and worsened child labor. फिर इसके साथ हम एग्जाम्पल लिख देंगे फ्रॉम पर्टिकुलरली इन अफ्रीका, जहाँ पे रोज कूज हो रहे हैं, ठीक है? तो इन पर्सपेक्टिव्स को अपने आंसर में ज़्यादा से ज़्यादा डालकर दिखाओ ताकि आंसर और डाइवर्स बनता जाए। मार्क्सिस्ट ने इसका क्या क्रिटिसिज्म किया है? मार्क्सिस्ट ने बोला है इट इज़ नथिंग बट सॉफ्ट बेली ऑफ कैपिटलिज्म। फिर हर्स्ट एंड थॉमसन थे, इन दोनों का नाम भी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बोला है कि इट इज़ नथिंग बट अ बज़ वर्ड फॉर ओल्ड कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन। उसके अलावा हमारे मार्क्स ने क्या बोला था कि इम्पेरेटिव्स ऑफ कैपिटलिज्म जो हैं दैट विल फोर्स बूर्जुआ टू नेसल एवरीवेयर एंड सेटल एवरीवेयर। उन्हें पूछे कि किस लिए इम्पैक्ट बढ़ता जा रहा है डेवलपिंग कंट्रीज में, बिकॉज द इनहेरेंट नेचर ऑफ कैपिटलिज्म ही ऐसा है जिसके लिए इनको जाना ही पड़ेगा एवरीवेयर एंड सेटल एवरीवेयर। दिस इज द इनहेरेंट थीम ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है? तो खुद मार्क्स ने भी क्रिटिसिज्म किया हुआ है। फिर पोस्ट कॉलोनियल स्कॉलर्स नियो कॉलोनियलिज्म की बात करेंगे और एशियन वैल्यूज की बात करेंगे, ठीक है? उसके बाद तुम लिख सकते हो पर्सपेक्टिव फ्रॉम इन्वायरमेंट की, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ा? इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ा उसका, इट हैज एक्सेलरेटेड क्लाइमेट चेंज, ठीक है? सिंपल।
फिर रियलिस्ट पर्सपेक्टिव्स, मीशाइमर ने बोला कि जियोपॉलिटिक्स ड्राइव जियो इकोनॉमी। उसकी बुक का नाम ये था ग्रेट डिल्यूजन, लिबरल ड्रीम्स एंड इंटरनेशनल रियलिटीज। उसमें उसने वही बात बोली है कि अल्टीमेटली जो भी डिसीजन होते हैं दैट इज ड्रिवन ड्रिवन बाय स्टेट एंड पावर पॉलिटिक्स। वी कैन नॉट एस्केप द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स इन इंटरनेशनल स्फीयर, ये उसने बोला है। ठीक है, तो उनके लिए ग्लोबलाइजेशन जो भी है दैट इज ओनली ड्रिवन बाय जियो इकोनॉमिक। तो ये थोड़ा मार्क्सिस्ट से सिमिलैरिटी हो गई इसकी। फिर क्रिटिकल स्कूल स्कॉलर रॉबर्ट कॉक्स, उसका भी मैं आगे बताऊंगा उसने डिटेल में क्या बोला है, ये आ जाएगा। और सुजन स्ट्रेंज ने क्या बोला है, दैट इट इज नथिंग बट कैसीनो कैपिटलिज्म। अब ये सारे कीवर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट, कैसीनो कैपिटलिज्म, बज़वर्ड, सॉफ्ट बेली, ठीक है, नेसल एवरीवेयर सेटल एवरीवेयर, ये सब चीजें तुम्हारे आंसर में दिख जानी चाहिए। कैसीनो कैपिटलिज्म में बोला कि पैसा तो आ रहा है, मार्केट ग्रो कर रही है, बट ऑन द ग्राउंड कुछ नहीं हो रहा। सिंपल चीज। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, इम्पैक्ट ऑन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, ये हमने ऊपर सबका पढ़ लिया, इसने क्या बोला था। अब इन्हीं के ही पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। एक और है स्कॉलर हमारे सोरेंसन, उसने क्या बोला कि बेसिक चीज़ है, देखो तुम खुद भी सोच सकते हो ये कि डिफरेंट स्टेट्स पे डिफरेंट इम्पैक्ट हुआ है। जो एडवांस इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं जैसे कि यूएस हो गया और ब्रिटेन हो गया, उनको सबसे ज़्यादा फायदा मिला ग्लोबलाइजेशन का। एंड पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स हैव बीन वीकेंड, और उनकी सोवरेनिटी पे भी इम्पैक्ट पड़ा। अब ये तुम अपने पॉइंट से अपने नाम से भी लिख दो और उसके नाम से भी लिख दो। फिर रॉबर्ट कॉक्स ने क्या बोला था ना, क्रिटिकल स्कूल स्कॉलर रॉबर्ट कॉक्स, उसने बोला कि हाइपर लिबरल ग्लोबल कैपिटलिज्म है ये। इससे क्या हो रहा है, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ स्टेट। अब इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ स्टेट का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि स्टेट इज ड्रिवन बाय द एजेंडा ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास। ठीक है, और इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हुआ, सरेंडर ऑफ स्टेट टू कैपिटलिस्ट क्लास। सिंपल, बिल्कुल सिंपल चीजें हैं। तुम्हें जनरल पॉइंट्स लिखने हैं, इन थ्योरीज को यूज करना है, इनकी बुक्स लिखनी है, कीवर्ड्स डालने हैं, और तुम्हारा आंसर हो गया कंप्लीट। ठीक है, क्रिस्टीन लगार्ड ने बोला इट इज द एचएलएस हील ऑफ ग्लोबलाइजेशन इनइक्वालिटी। प्रताप भानु मेहता ने क्या बोला, इट हैज गिवन राइज टू द रूल ऑफ रिच या फिर प्लूटोक्रेसी। सिंपल चीज। और सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको हुआ ग्लोबलाइजेशन का, यूएस एंड वेस्ट। ठीक है, अब देखो जब 1991 में वॉशिंगटन कंसेंसस हुआ, उसके बाद से लेकर अब तक अगर हम देखें 2008 तक, तो वेस्ट को बहुत बेनिफिट मिला ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। उसके साथ साथ जो हमारी सेमी पेरिफेरीज थी, जैसे उसने बोला था डिक्लाइन ऑफ वेस्ट एंड राइज ऑफ वेस्ट, तो ब्रिक्स कंट्रीज को भी फायदा मिलने लग गया। बट 2008 के बाद इवन वेस्ट में स्टार्टेड सफरिंग, वहां भी क्या हुआ, राइज ऑफ नियो फासिज्म हो गया, इनवर्ड टेंडेंसीज आ गई। फिर जब से कोविड-19 आया, इट डेल्ट अ ब्लो टू ग्लोबलाइजेशन। उससे क्या हुआ, राइट विंग पॉलिटिक्स बढ़ती गई, और क्या हुआ, इनवर्ड लुकिंग पॉलिसीज हो गई, राइजिंग नेशनलिज्म हो गया, अमेरिका फर्स्ट, ब्रेग्जिट। तो जो चैंपियंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन थे, दे ऑल्सो स्टार्टेड बैकिंग ऑफ। ये हुआ इम्पैक्ट। ठीक है, अब डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो सबसे ज्यादा फायदा मिला हमारा ब्रिक्स, साउथ कोरिया, वियतनाम, और ये एशियन टाइगर्स, चार कंट्रीज हैं एशियन टाइगर्स में, दे बेनिफिट द मोस्ट। और अगर हम इसको देखें फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इमानुएल वॉलस्टीन की वर्ल्ड सिस्टम थ्योरीज, तो ये आते हैं सेमी पेरिफेरीज में। चाइना स्टार परफॉर्मर निकला बनके, और अफ्रीका और एलडीसीज जो है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, दे हैव फॉलन बिहाइंड। अब इसके बाद तुम इन जनरल देखो कि क्या इम्पैक्ट पड़ा है। क्या इम्पैक्ट पड़ा है, इकोनॉमिक स्फीयर से देखो, इनइक्वालिटीज बढ़ती गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी। अब इसको तुम इन थ्योरी से लिंक कर दो, ये लिख दो, साथ में एग्जांपल दे दो, एज पर द ऑक्सफैम रिपोर्ट उसमें ये दिखाया है और ये देखने को मिल रहा है। फिर पॉलिटिकल देखो, ब्रेग्जिट, नेशनलिज्म, नियो फासिस्ट ट्रेंड, जीनोफोबिया, प्लस सिलेबस से कीवर्ड्स ले आओ, स्टेट, सोवरेनिटी ऑफ स्टेट पर इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, फिर ट्रांसनेशनल एक्टर्स ने क्या रोल प्ले किया, राइज ऑफ एमएनसीज आ गई, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा। बस वो सब लिंक कर कर कीवर्ड्स को घुमाना है आंसर्स में। यही बिल्कुल सिंपल चीज है। तुम 15 मिनट में पूरा ग्लोबलाइजेशन टॉपिक खत्म कर सकते हो और उसका कोई भी आंसर लिख सकते हो। फिर हेल्थ की वजह से देखो क्या इम्पैक्ट पड़ा,
हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? कोविड जैसा छोटा-सा वायरस फ्रॉम वुहान उधर से निकला और पूरे वर्ल्ड में फैल गया। सो दैट वाज़ द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइज़ेशन, ठीक है? अब इसका कंक्लूजन लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? वो यूजुअली क्या पूछ रहा है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? वो जो इम्पैक्ट पड़ा उसका हमें ये देखने को मिल रहा है दैट दिस इज नॉट एथिकल। व्हाई नॉट एथिकल? बिकॉज सम कंट्रीज एट द कोर एंड सेमी पेरिफेरीज आर बेनिफिटिंग एट द कॉस्ट ऑफ पेरिफेरीज। तो इसीलिए वो पोजेस करते हैं एथिकल चैलेंजेस एंड इसका बेनिफिट शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल। सिंपल। फिर वी व्हाट वी वांट इज अ ग्लोबलाइजेशन विद ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन विद ह्यूमन फेस। ये बोला था हमारे मोदी जी ने ग्लोबल साउथ समिट में। पीएम मोदी हैड सेड दैट हमें ऐसे ग्लोबलाइजेशन की ज़रूरत है जो प्रोस्पेरिटी लाए फॉर ह्यूमैनिटी एज अ होल एंड इट शुड बी ह्यूमन सेंट्रिक प्लस इट शुड बी बेस्ड अपॉन थ्री सीज ऑफ केयर, कंपैशन एंड कोऑर्डिनेशन। सो ये और वो जो पिछली लाइन बोली थी ना जगदीश भगवती वाली, ठीक है, ये वाली लाइन, इफ प्रॉपर्ली गवर्न इज द मोस्ट पावर टूल टू अचीव सोशल गुड। ये दोनों को मिलाकर यू विल बी राइटिंग अ गुड कंक्लूजन इसका। बस इतना सिंपल टॉपिक, इतनी सिंपल चीज़ें, इसी को यूज़ करके यू विल बी मेकिंग योर आंसर्स। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो कैसे वो बार-बार पीवाईक्यूज़ पूछ रहा है और सेम चीज़ें पूछ रहा है। ये उसने पूछा कब? 2023 में, ये पूछा 2022 में और ये पूछा 2021 में। देखो क्या पूछा? क्रिटिकली एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब बताओ क्या लिखोगे तुम इसका आंसर? स्ट्रक्चरिंग बताओ मुझे, फटाफट पॉज़ करो इसका और स्ट्रक्चरिंग करके देखो। तो अब देखो इसकी स्ट्रक्चरिंग कैसे होगी? पहले हम इसमें बता देंगे ग्लोबलाइज़ेशन क्या है, ठीक है? कैसे वो इवॉल्व हुआ, प्रेज़ेंट फ़ॉर्म क्या है ग्लोबलाइज़ेशन की, नियोलिबरल, ऑलराइट, ये बता दिया हमने। फिर 2008 तक वेस्टर्न कंट्रीज़ को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला बट एट द सेम टाइम अब डेवलपिंग कंट्रीज़ पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, हम वो बताना शुरू कर देंगे। सबसे पहले हम देंगे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मार्क्सिस्ट, इमैनुअल वॉलरस्टीन की वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी से बता देंगे। अकॉर्डिंग टू इट जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर पेरिफेरीज, ठीक है? इसलिए वहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट हुई, इनइक्वालिटी हुई, राइजिंग इनइक्वालिटी हुई, सोवरेनिटी ऑफ स्टेट में इम्पैक्ट पड़ा, पॉलिटिकल स्फेयर में क्या हुआ, फिर आगे हेल्थ का पर्सपेक्टिव बता देंगे। ऐसे सिंपल चीज़ कर कर विल बी टेलिंग द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। फिर बताएंगे कि However, there have been some positive too। पॉजिटिव कैसे बोला? किसने बोला? जगदीश भगवती बोला ना, इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो उन्होंने जो बोला वो पॉइंट लिख दो, सिंपल, इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद कुछ पॉइंट लिख दो, फिर एग्जांपल देकर बता दो कि एशियन टाइगर्स का बेनिफिट हुआ है, अगर हम देखें ब्रिक्स कंट्रीज का बेनिफिट हुआ है, इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया, ठीक है? बट ओवरऑल अगर इम्पैक्ट देखा जाए तो व्हाट वी कैन सी एंड व्हाट इज द नीड ऑफ द आर। फिर एंड में वी नीड ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन एज सेड बाय मोदी जी। सिंपल, बिल्कुल सिंपल आंसर्स। अब ये देखो क्या पूछा 2022 में, सेम, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन। मेन चैलेंजेस फेस बाय डेवलपिंग कंट्रीज। चैलेंजेस देखो, सोचो, पर्सपेक्टिव से सोचो अब इसको। मार्क्सिस्ट क्या बोलेंगे? क्या चैलेंज हुआ? फेमिनिस्ट ने क्या बोला? इट हैज लेड टू फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, इनइक्वालिटी। फिर इन्वायरमेंटलिस्ट क्या बोलेंगे? क्लाइमेट चेंज। अभी देखा हमने, कोई भी कॉन्फ्रेंस देख लो, कॉप देख लो, डब्ल्यूटीओ, G20, हर जगह पर इट हैज़ बीन सेइंग दैट वेस्ट डेवलप ग्लोबल साउथ हैज़ बीन इम्पैक्टेड द मोस्ट, ठीक है? ये हो गए हमारे ये। फिर पोस्ट कॉलोनियल स्कॉलर्स क्या बोलेंगे? इट हैज़ गिवन राइज टू नियो कॉलोनियलिज्म एंड इट इज इम्पैक्टिंग द सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट। अब इसके साथ तुम बीच में कोई स्कॉलर्स और थ्योरिस्ट ऐड करके बता दो। एक तो हमारे वही क्लासिक बता देंगे, इमैनुअल वॉलरस्टीन वाला। फिर इसके बाद हम वो वाला बता देंगे, रमेश ठाकुर वाला, डार्क साइड ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ये हमारा आंसर मल्टीपल डायमेंशन से खुल जाएगा और मल्टीपल पर्सपेक्टिव से आ जाएगा और इतना बढ़िया आंसर बन के निकलेगा ना, एग्जामिनर को भी पढ़ के मजा आ जाएगा। सिंपल। अब ये कर लोगे अगला। देखो फिर 2020 में उसने वही पूछा, इम्पैक्ट
ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कंट्रीज ऑफ ग्लोबल साउथ। तो पहले बता दो ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबल साउथ क्या है, कौन सी हैं ग्लोबल साउथ की कंट्रीज और उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। फिर वही तुम पर्सपेक्टिव से खोलकर दिखा सकते हो कि किस किस डोमेन में कैसे उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। सोवरेनिटी ऑफ स्टेट, इनइक्वालिटी, ठीक है, ऐसे पॉइंट्स लिखकर बता दो। फिर क्रिटिकली एग्जामिन और सॉरी एक्सप्लेन द रेलेवेंस ऑफ मार्क्सिस्ट अप्रोच इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब ये बताओ कि मार्क्सिस्ट अप्रोच की रेलेवेंस क्या है। तो मार्क्सिज्म ने क्या दिया है, मार्क्सिज्म ने क्रिटिक दिया है लिबरल अप्रोच ऑफ ग्लोबलाइजेशन का। तो पहले हम बता देंगे ग्लोबलाइजेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन वही बता देंगे। फिर इट इज अ डबल, उसको डबल एज स्वॉर्ड भी बोलते हैं, इट इज अ कॉम्प्लेक्स मल्टी लेयर्ड फिनोमिना। फिर डिफरेंट स्कूल्स ने इसको इंटेरोगेट किया है एंड प्रोमिनेंट हैज बीन लिबरल पर्सपेक्टिव, ठीक है। उसमें जैसे फ्रांसिस फुकुयामा ने बोल दिया इट इज एंड ऑफ हिस्ट्री। तो अब मार्क्सिज्म ने इसका दिया है मेजर क्रिटिक। इसमें हमारे हर्स्टन थॉमसन, बजवर्ड, फिर डिपेंडेंसी स्कूल, इमानुअल वॉलस्टीन, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, कोर एंड पेरिफेरी, उसके बाद रॉबर्ट कॉक्स। अब रिसेंटली देखें तो नियो मार्क्सिस्ट स्कॉलर लाइक थॉमस पिकेटी दिखा दो या जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ सिखा दो, उन्होंने क्या बोला। और रमेश ठाकुर ने बोल दिया डार्क साइड ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब इसकी बाद लिख दो, इसके अलावा फेमिनिस्ट ने भी किया है और पोस्ट कॉलोनियल ने भी किया है, एक पैराग्राफ में लिख देना। अब उसने पूछा इसकी रेलेवेंस क्या है। रेलेवेंस क्या है, उसने रेलेवेंस दिखाई है मार्क्सिस्ट अप्रोच ने कि जो प्रेजेंट मॉडल ऑफ ग्लोबलाइजेशन है दैट इज नॉट परफेक्ट। उन्होंने इसके फ्लॉज दिखाए हैं। It has shown that this model is not ethical, neither ethical nor sustainable. फिर हम बताएंगे कि this approach is not perfect, ठीक है, क्योंकि मार्क्सिज्म का क्रिटिसिज्म क्या है सबसे बड़ा, इट्स सफर्स फ्रॉम इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, ठीक है। वो बता दिया, हाईलाइटेड द इनइक्वालिटी बट एट द सेम टाइम इट इज वन साइडेड और एक मेटा नैरेटिव है। फिर उसके बाद ऑल्टरनेट पर्सपेक्टिव जगदीश भगवती की, उसका बेनिफिट भी हुआ है डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन में, बता देंगे। हैंस ग्लोबलाइजेशन को एनालाइज करने की जरूरत है फ्रॉम द मल्टीपल नैरेटिव एंड एज सेड बाय मोदी जी, वी नीड अ ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन बेस्ड अपॉन केयर, कंपैशन, ये जो भी था, और कोऑर्डिनेशन। देखा कितना सिंपल, कितनी सिंपल चीज से गारंटीड तुम्हें ये क्वेश्चन ग्लोबलाइजेशन का वहां पर मिलेगा ही मिलेगा। जैसे ये क्वेश्चन मिले यू शुड बी हैप्पी दैट इतनी सिंपल थीम का इतना सिंपल क्वेश्चन मिल रहा है, यू विल बी एबल टू राइट अ ग्रेट आंसर इसके लिए, ठीक है। सो विद दिस लेट्स एंड दिस टॉपिक। अब बाकी की ब्रेनस्टॉर्मिंग और स्ट्रक्चरिंग पीवाईक्यूज की अपने आप कर लेना, दिस इज वेरी वेरी सिंपल टॉपिक। सो लेट मी नो कि कैसा लगा ये थीम वाइज लेक्चर एंड शुड वी कंटिन्यू ऐसे। मेरा तो प्लान है कि हम 2A की मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स ऐसे कवर कर सकते हैं आने वाले लेट्स से 15-20 डेज में, ठीक है। सो लेट मी नो इफ यू शुड कंटिन्यू, और इसके अलावा कुछ चेंजेस करने हैं या सजेस्ट करना है दैट यू कैन ऑल्सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, सो पेपर 2 इज वेरी वेरी इजी एंड वेरी स्कोरिंग, इसको अच्छे से कवर करो एंड ट्रस्ट मी यू विल बी एबल टू स्कोर वेरी वेल इसमें। जस्ट बी कॉन्फिडेंस, बिलीव इन योर सेल्फ। ऑलराइट, so all the best and have a great day.